हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 14 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। दिस इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक अनेक बधाइयाँ। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को बनाया जाता है। हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी पूरे विश्व भर में हिंदी को पहुंचाने का, हिंदी को फैलाने का काम किया जा रहा है इस वक्त। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है भारत के अंदर हिंदी। तो आप सभी को इसकी अहमियत के बारे में पता भी होगा। तो इसलिए 14 सितंबर को ये दिवस मनाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले राजस्थान पत्रिका का, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल के न्यूज़पेपर में मैंने एक डिस्कशन किया था मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो वहां पर मैंने गलती से आपको बता दिया था कि राजस्थान के अंदर जो नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी संख्या 2 है, लेकिन वो 2 नहीं है, वो 3 है। वो 3 कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिए अभी। केवलादेव नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर, और तीसरा है मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व झालावाड़ और कोटा के अंदर इसको दर्शाया गया है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कल ये मैंने आपको गलत बता दिया था, 2 बताए थे, अभी ये 3 है। मैंने इसको अपडेट कर लिया है, राइट दोस्तों। तो आप नोट कर लीजिएगा ये। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। ये बात की जा रही है गुलाब कोठारी जी की। इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम है मेरा राजस्थान लोक जीवन बानगी। तो ये एक पुस्तक है जिसका कि लोकार्पण किया गया, वर्चुअल लोकार्पण किया गया है हिंदी दिवस के दिन, यानी कि आज 14 सितंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा सकता है, इस किताब का नाम पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। आपको पता ही है गुलाब कोठारी जी प्रधान संपादक हैं पत्रिका ग्रुप के। आगे देखते हैं, कई नंबर में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है हमारी जो संसद है, तो उसमें अभी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो ये 14 सितंबर से अभी मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है। आपको पता होगा 3 सत्र होते हैं संसद के। बजट सत्र सबसे लंबा होता है, सबसे पहले होता है, उसके बाद मानसून सत्र होता है, उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र। टोटल 3 सत्र होते हैं। तो इसमें प्रश्न आवर जो है, यानी क्वेश्चन आवर जो है, उसको निलंबित रखा जाएगा अभी। ये बात इंपॉर्टेंट है मानसून सत्र से संबंधित, जो कि अभी आज से शुरू हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रश्न आवर जो है, क्वेश्चन आवर पहली बार ऐसा किया गया है, नहीं, इससे पहले भी किया जा चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी लगी है 1974 के टाइम में, इंदिरा गांधी जी के समय में। तो उस समय भी इसको निलंबित रखा गया है। तो प्रश्न में पूछा जाए कभी एग्जाम में तो आप बता सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि अभी जो प्रश्न आवर इन्होंने निलंबित कर दिया है, उसमें अभी केवल लिखित प्रश्नों का ही जवाब दिया जाएगा और अतारांकित प्रश्नों का ही जवाब दिया जाएगा, यानी कि वर्बली जो प्रश्न पूछे जाते थे उनका जवाब नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आवर में 3 प्रश्न हुआ करते थे, तारांकित, अतारांकित और शॉर्ट नोटिस प्रश्न। तो अभी अतारांकित प्रश्नों का और लिखित प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ये जो अब सेशन जो चलेगा, और उसमें प्रश्न आवर को, क्वेश्चन आवर को निलंबित कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो एक साथ बैठेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठने की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत है और कब ये किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। इसके लिए एक प्रोविजन है, अनुच्छेद में प्रोविजन है संविधान के। तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में वो कौन सा आर्टिकल है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के थोड़ा सा एक प्रोसीजर बताया है किस तरीके से चलता है। तो ये ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ 11 से लेकर 12 बजे तक होता है क्वेश्चन आवर, जिसे कि अभी निलंबित कर दिया है। उसके बाद 12 से 1 होता है 0 आवर, उसके बाद 1 से 2 लंच आवर, और 2 से 6 बजे तक लेकर उनकी पूरी हाउस जो चलता है, उसमें बिल्स बनाने का काम, प्रस्ताव का काम, पूरा लेजिस्लेटिव जो काम चलता है वो 2 से 6 चलता है। इसी प्रकार से हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12, उसके बाद 0 आवर 12 से 1, फिर यहाँ पर लंच हो जाता है, और उसके बाद 2 से लेकर 5 बजे तक जो उसका बिजनेस है, लॉज बनाने का, ये सारा कुछ ये यहाँ पर चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पूरा प्रोसेस जानना कि क्वेश्चन आवर कब से कब तक होता है, ये पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है, अभी नया इश्यू निकल के आ रहा है कि जो भूटान है, भूटान भारत की सीमा से लगता है, तो वहां पे भी चीन अपनी दावेदारी जमाने की बात कर रहा है। आपने सुना होगा, पहले भी विवाद हो चुका है भूटान चीन। तो उसमें डोकलाम सेक्टर एक आता है और चुम्बे घाटी उसके अंदर जो आती है, ये इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है, तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको मैप के थ्रू उनको बताता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा नीचे इंडिया, और ये है आपका भूटान, राइट। तो भूटान से यहाँ पे लगता है हमारा सिक्किम राज्य, और नीचे वेस्ट बंगाल वाला एरिया भी लगता है, इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी लगता है। तो अभी चीन करता क्या है भूटान वाले सेक्टर में, ये जारकालंग और पासामलंग, ये 2 एरियाज हैं जो कि चीन के पास हैं भूटान के, राइट।
तो अब भूटान से क्या बोलता है चीन कि मैं आपको ये दोनों के दोनों एरिया दे दूंगा, आप मेरे को ये वाला पार्ट दे दीजिए, यानी कि डोकलाम सेक्टर। यहाँ पे है चुम्बे वैली, मैं आपको दिखाता हूँ चुम्बे वैली, ये आप देख सकते हैं, दिखाइए इस वाले मैप में, ये है चुम्बे वैली। तो बोलता है चीन यहाँ पे कि मैं आपको ये दोनों पार्ट दे दूंगा भूटान को, आप मेरे को ये डोकलाम सेक्टर दे दीजिए। अब डोकलाम सेक्टर जो है ये सिक्किम और भूटान के बीच में एक एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से चीन भारत पर पूरी पूरी निगरानी रख सकता है कि क्या घटनाक्रम चल रहे हैं। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं, ये भूटान है और ये सिक्किम वाला एरिया है और ये भारत वाला एरिया है। तो यहाँ पर एक कॉरिडोर है जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इस वाली जगह पे आता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ डाउन साइड में डोकलाम सेक्टर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि नॉर्थ ईस्ट से जो भारत की कनेक्टिविटी है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है। इसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये वाला पार्ट चीन के कब्जे में आ गया तो भारत का कभी भी रास्ता रोका जा सकता है, चीन के जरिए यहाँ पे अटैक किया जा सकता है। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी कभी भी खराब की जा सकती है, इसलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोकलाम सेक्टर जो है भारत के लिए। तो आई होप कि इस मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंचुरी है, इसका नाम है सक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अभी चर्चा में रही थी, भूटान के अंदर है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे है सक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बायोफ्यूल की। तो बायोफ्यूल, राजस्थान भारत में पहला राज्य बना है जिसने कि राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है बायोफ्यूल के लिए। भारत में, राजस्थान के अंदर जट्रोफा का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टर्न राजस्थान में जट्रोफा काफी ज्यादा मतलब कि उगता है यहाँ पे, तो इसका प्रयोग भी काफी ज्यादा किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर इसको लेकर बायोफ्यूल अथॉरिटी ऑफ राजस्थान को बनाया गया है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जट्रोफा के अलावा एक और बायोफ्यूल है हमारे यहाँ पे राजस्थान में जिसको कि बायोफ्यूल निर्माण के लिए यूज में लिया जाता है, वो कौन सा है? कमेंट करके मेरे को बताइए आप। तो यहाँ पे ये इसकी न्यूज कवर की गई है बायोफ्यूल से संबंधित, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको राजस्थान के अंदर। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कुछ बात की गई है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे अभी थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ा है शहर के मुकाबले, क्योंकि मनरेगा ने अपना काम अच्छे से किया है। तो यहाँ पे बात की गई है पीएम किसान योजना की। पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति वर्ष, ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2 हेक्टेयर से कम जमीन जिन भी किसानों के पास है उनको दिए जाते हैं, लेकिन जिनके पास लैंड नहीं है उनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। तो उनकी तकलीफों के बारे में बात की गई है और 6,000 रुपए का इन्होंने कंपेंसेट किया है कि 6,000 रुपए तो उनके केवल इनपुट कॉस्ट में ही लग जाते हैं। तो किसानों को इससे क्या लाभ, इस पीएम किसान योजना से, ये थोड़ी सी बात की गई है, क्रिटिसाइज किया गया है इस योजना को। तो एक और है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत एक फैक्ट है कि 8 करोड़ परिवारों को ये वितरित किया गया है। यहाँ पे सिलेंडर वितरित किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ये उज्ज्वला योजना के तहत। तो ये 8 करोड़ परिवार वाला डेटा आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। तो ये उज्ज्वला योजना की यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा एक और बात की गई कि देश में सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाली दाल है, इनका नाम है चना और अरहर। तो इसमें क्या किया गया, दोनों का जो एमएसपी मूल्य है वो जो मूल्य है इनका, बाजार मूल्य जो है वो एमएसपी से भी कम है। तो मतलब उनका जो मेहनत है, उनकी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, चना और अरहर उगा रहे हैं वो लोग, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ आयात शुल्क में भी कमी कर दी है सरकार ने अभी। इसका मतलब ये है कि बाहर से लोग आयात कर रहे हैं सस्ती कीमत पे, और भारतीय जो किसान है उनको नुकसान हो रहा है इस वजह से कि उनकी चना और अरहर का सही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है भारतीय किसानों के लिए, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये यहाँ पे कुछ न्यूज कवर की गई हैं, तो आप इन फैक्ट को ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये वही बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कारण शहरों के मुकाबले बेरोजगारी कम देखी गई है। तो ये अच्छी बात है। मनरेगा का प्रभाव देखा गया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ डेटा बताया गया है। बेरोजगारी बढ़ी है शहरी क्षेत्रों में 9.63% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.13%। इसका कारण यही है कि मनरेगा ने बड़े अच्छे से यहाँ पे काम किया है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो, क्योंकि कोरोना काल के दौरान भी जारी रखा गया था, सरकार ने आदेश दिए थे कि आप इसको बंद मत कीजिए, क्योंकि ये तो मतलब लोगों की भरण पोषण के लिए बहुत ही जरूरी है भारत के अंदर। तो ये सेक्टर चालू भी रहा था, इसका ये भी एक कारण है। तो ये न्यूज यहाँ पे कवर की गई है। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रेट न्यूज है। तो यहाँ पे जापान की एक टेनिस प्लेयर है ओसाका, जिन्होंने कि यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ओसाका का संबंध जापान से है, यूएस ओपन इन्होंने जीत लिया है। महिला सिंगल कैटेगरी में जीता है इन्होंने, सिंगल कैटेगरी है महिला की, उसमें इन्होंने खिताब जीता है और दूसरी बार ये खिताब जीता है। इन्होंने हराया है विक्टोरिया अंजारिका को, जो कि बेलारूस की निवासी हैं, ये बेलारूस की रहने वाली है विक्टोरिया अंजारिका, ये भी पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 9 पे बात कर रहे हैं हम, ये है लुइस हैमिल्टन, ये एक रेसर है लुइस हैमिल्टन, ये पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। इनकी ये पिक्चर है, आपने सुने होंगे फार्मूला 1, कई प्रकार की ये रेस होती हैं, तो इसमें इनका नाम है लुइस हैमिल्टन का। तो आपको पता होना चाहिए किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है लुइस हैमिल्टन।
पेज नंबर 9 पे एक और न्यूज है, ये बात की जा रही है ईपीएल। ईपीएल क्या होता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग। ये फुटबॉल संबंधी है। ये जैसे कि हमारे आईपीएल है उसी प्रकार ईपीएल है, ये ब्रिटिश में यहाँ पे फुटबॉल संबंधी ये स्टार्ट किए गए हैं। तो कभी प्रश्न पूछ रहे आ जाए कि ईपीएल क्या है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ये फुटबॉल संबंधी है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये जो चर्चा चल रही है पूरा का पूरा इशू बन गया है महाराष्ट्र के अंदर, जो सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद ये कंगना रनौत, अब इसमें पॉलिटिकल चीजें भी कई सारी निकल के आई हैं। तो यहाँ पे एक बात है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम जरूर आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो इनसे मिलने भी कंगना रनौत गई थी कि जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो उनसे मिली है ये। तो आपको जाना जरूरी है, यहाँ के राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध कहां से है? तो जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ये ऑपरेशन चलाया गया था। आप मेरे को बताइए कि अनुच्छेद 370 किस दिन किस डेट को हटाया गया था, किस ईयर में हटाया गया था? पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। तो उसके संदर्भ में ये इंदौर हाईकोर्ट में हिंदी भाषा में भी आदेश जारी होंगे अभी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को आपकी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो किस भाषा के अंदर होते हैं, ये मेरे को बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे इंदौर हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है कि अब हिंदी भाषा में भी आदेश जारी होंगे। राइट, आगे देखते हैं, ये बात की जा रही है पेज नंबर 10 पे इजराइल संबंधी न्यूज यहाँ पे कवर की गई है कुछ इस न्यूज में। तो हम देख लेते हैं, इजराइल की राजधानी का नाम है यरूशलेम। पहले मैं आपको बता चुका हूँ तेल अवीव हुआ करती थी, लेकिन अब जब से यहूदी और इजराइल यहूदियों का यहाँ पे आगमन हुआ है, तब से यहाँ पे राजधानी को बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे यरूशलेम को, तो वहाँ पे अमेरिका भी इसको सपोर्ट करता है कि यहाँ की राजधानी अभी यरूशलेम रहेगी। यहाँ के पीएम का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। एशिया महाद्वीप के अंदर ये देश आता है। इसके अलावा इसके जो बॉर्डर शेयर होते हैं वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से होते हैं। यहाँ पे वेस्ट बैंक एक जगह है जहाँ पे कि फतेह कंट्रोल करते हैं और गाजा पट्टी पे हमास लोग कंट्रोल करते हैं। फतेह थोड़े से मॉडरेट हैं और हमास लोग जो हैं थोड़े से उग्रवादी हैं। आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत के अंदर नरम दल और गरम दल हुआ करते थे, उसी प्रकार से फतेह और हमास है। तो फतेह तो आप बोल सकते हो नरम दल और हमास है गरम दल वाले। इनका उद्देश्य एक ही है, लेकिन इनके तरीके हैं वो अलग अलग हैं दोनों के। तो ये आप कह सकते हो कि उग्रवादी टाइप लोग हैं हमास। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ये ग्रुप कौन से कहां से संबंधित है। इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं इजराइल, यहां ऊपर है वेस्ट बैंक और नीचे है गाजा स्ट्रिप। राइट, अब ये एक इंपॉर्टेंट है डेड सी, मैं आपको बता चुका हूं पहले। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में आता है डेड सी, और इजराइल के साथ जॉर्डन की सीमा यहां से लगती है, इजिप्ट की सीमा यहां से लगती है, सीरिया यहां पे हो गया और लेबनान यहां पे हो गया। तो 4 देश से लगते हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ अकाबा यानी अकाबा की खाड़ी यहाँ पे लगती है इजराइल से, और यहाँ पे आपका ये मेडिटेरियन सी है पूरा का पूरा, ये इससे लगता है समुद्री एरिया पूरा ये। तो आपको समझ में आया होगा इससे। ये मैं आप बता चुका हूँ आपको, टेल अवीव हुआ करती थी पहले इसकी कैपिटल। राइट, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।